हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन केमिस्ट्री शिक्षा क्लास। आज हम नया चैप्टर शुरू करते हैं। इससे पहले वाले आपने करीब 10 to 11 वीडियोस जो है वो सोल्यूशन के देखे होंगे, उसको तैयार कर लीजिए। और उसके बाद उसी सीक्वेंस में हमारा नेक्स्ट एज पर एनसीईआरटी इलेक्ट्रो केमिस्ट्री, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फिजिकल चैप्टर बच्चों। इसमें भी न्यूमेरिकल के साथ कंसेप्ट और उसकी प्रैक्टिस साथ साथ करते रहिए। तो अपन स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रो केमिस्ट्री। यस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सबसे पहले जो बात करेंगे स्टूडेंट वो होगा डेफिनेशन क्या है, क्योंकि ये जो ब्रांच होगी वो एक एनर्जी स्टडी ब्रांच है जिसमें केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में डिस्कशन होगा। स्टूडेंट्स, ओवरऑल यूनिवर्स में जो एनर्जी के बारे में डिस्कस होता है वो थर्मोडायनेमिक्स में आता है, और थर्मोडायनेमिक्स की ये छोटी छोटी ब्रांचेस होती है, काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वगैरह। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री उसमें से एक ब्रांच है, थर्मो की छोटी ब्रांच, जिसमें क्या स्टडी होता है तो अपन इसमें कहेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद स्टडी ऑफ केमिकल चेंज। एक तो केमिकल चेंज स्टडी विच अकर ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट। हम उसमें इलेक्ट्रिक करंट अगर पास करते हैं तो उससे केमिकल चेंजेस क्या क्या होंगे वो, तो उसकी स्टडी इनटू सर्टेन केमिकल सिस्टम। एंड आल्सो इसका रिवर्स भी होगा, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय कैरिंग केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस में अपन इलेक्ट्रिक केमिकल रिएक्शंस के थ्रू हम एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, या केमिकल के इनसाइड में जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करके हम केमिकल चेंजेस देख सकते हैं। तो फाइनल कंक्लूजन में डेफिनेशन में ये निकला कि दिस ब्रांच डील्स विद स्टडी ऑफ चेंज इन इलेक्ट्रिक एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिक एनर्जी, जिसको अपन वाइस वर्सा भी कह सकते हैं। तो इसका कंक्लूजन जो रहेगा वो ये वाला रहेगा, जो रिवर्स चेंजेस होगा, और ये जिस ब्रांच से डील होगा उस ब्रांच को अपन बोलेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो ये आपकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ब्रांच होगी। अब इस स्टूडेंट्स इस चेंज को देखने के लिए, चाहे इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में केमिकल चेंजेस देखने हो या केमिकल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करके आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी हो, तो उसमें कौन कौन से, इसके लिए डिवाइस यूज, कोई भी चेंजेस होगा उसके लिए अपन को डिवाइस यूज करनी होगी, और इस डिवाइस को स्टूडेंट्स अपन बोलेंगे सेल। ठीक है, तो अब अपन को डिफाइन करना है सेल क्या है। तो सेल के लिए बोलेंगे सेल इज द डिवाइस। इसको वापस डिफाइन कर देंगे, व्हाट आर सेल। तो सेल के लिखो, सेल इज द डिवाइस which is used to convert electric energy to chemical energy and वाइस वर्सा, यानी कि अपोजिट भी हो सकता है, वाइस वर्सा। तो ये आपकी सेल की डेफिनेशन होगी। ठीक है, तो इस फिनोमिनॉन को कंप्लीट करने के लिए जो हमें एक डिवाइस बिल्ड करनी है या असेंबली बनानी है, उसमें जो डिवाइस होगी उसका नाम क्या होगा, सेल। तो सेल इज द डिवाइस विच यूज टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी टू केमिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिक, वाइस वर्सा भी हो सकता है। तो ये आपकी सेल के थ्रू होगा। ठीक है, अब सेल का क्लासिफिकेशन, सेल कितनी टाइप के हो सकते हैं, तो सेल को दो मेजर कैटेगरी के अंदर अपन डिवाइड करेंगे। वन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, एक को अपन इसमें क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और सेकंड वन आपका होगा, उसको बोलेंगे गैल्वेनिक सेल। ठीक है, गैल्वेनिक सेल कह सकते हैं, या इसको वोल्टेइक सेल कह सकते हैं, या अपन इसको डैनियल सेल कह सकते हैं। ठीक है, डैनियल सेल, तो तीनों ही इसी के नाम है। तो एक तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, दूसरा हो गया गैल्वेनिक या वोल्टेइक, या इसको डैनियल सेल भी कहेंगे। यस स्टूडेंट्स, तो अब हम इंडिविजुअल सेल को डिस्कस करते हैं। तो हमने कहा था सेल की दो कैटेगरीज बनेगी, वन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड सेकंड वन गैल्वेनिक सेल, या इसको बोलेंगे डैनियल सेल। दो कैटेगरी होगी मेजर इसके अंदर। अब देखिए कौन सा सेल क्या वर्क करेगा, तो इसका सिंपल सा ट्रिक है। देखो इसका पहला लेटर क्या है, ई, तो इसको ई लिख दीजिए,
और कन्वर्जन में एरो करिए और इसका पहला लेटर क्या है सी, तो ये सी ले लीजिए। ई जो होगा स्टूडेंट्स, याद रखने की ट्रिक है ये, ई जो होगा वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा और सी जो होगा स्टूडेंट्स ये आपकी केमिकल एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो अब इसके अंदर अपन क्या बोलेंगे, डेफिनेशन जब देंगे कि व्हाट आर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स क्या होते हैं, तो ई टू सी, तो इसमें याद इस तरह से रखना ई टू सी कन्वर्जन होगा। तो इसके अंदर जब अपन इसको डिफाइन करेंगे कि तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में लिखेंगे दो सेल which is used to convert या which are used to convert इलेक्ट्रिक एनर्जी टू ओनली, अब एक सेल एक ही वर्क कर सकता है तो इसमें ओनली आ जाएगा इलेक्ट्रिक एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, तो एक ही डायरेक्शन में द सेल विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट। ठीक है, और नंबर ऑफ सेल्स के लिए आर लगाई दिए, तो ये द सेल विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी टू केमिकल, तो इसके लिए ट्रिक क्या रहेगी ई टू सी। अब देखो इसमें इसका अपोजिट है और फिर भी आपको अगर इसमें ट्रिक याद रखनी है तो सेल की स्पेलिंग, जैसे सेल की स्पेलिंग से पहले दो लेटर ले लीजिए और इसमें ऐसे याद रख लो सी टू ई, क्योंकि जी से कोई नाम नहीं आएगा तो ई टू, ये इसमें ट्रिक हो जाएगी। तो इसमें अपन जब मार्क करेंगे तो इसको लिखेंगे सी टू ई और मीनिंग वही रहेगा सी टू ई के अंदर, जैसे यहां पे आपने रखा है तो यहां पे सी आपका क्या कहलाएगा, केमिकल एनर्जी। सी को अपन रिप्रेजेंट करेंगे केमिकल एनर्जी और ई से अपन रिप्रेजेंट करेंगे स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक एनर्जी। ये दो रहेंगे, केमिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, तो अब इसमें डेफिनेशन जब देंगे तो इस सेल में डेफिनेशन को क्या बोलेंगे, द सेल विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिक एनर्जी, तो इसमें सेल विच इज used to convert chemical energy to, तो एक सेल एक ही फंक्शन करेगा, तो केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिक एनर्जी, केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, दोनों का वर्क फंक्शन देखिए, एक E2C कर रहा है और एक C2, और दोनों ही सेल में मैकेनिज्म जो होगी स्टूडेंट्स वो कंसेप्ट सेम रहेगा, यानी कि दोनों सेल जिस मैकेनिज्म पे वर्क करेंगे वो रेडॉक्स मैकेनिज्म होगा, यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे ही वर्क करेंगे। ठीक है, तो ये इसका इंट्रोडक्शन ऑफ सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड गैनुअलिक सेल एंड रेस्पेक्टिव डेफिनेशंस। तो स्टूडेंट्स इसमें अपन वन बाय वन सेल की रेडॉक्स मैकेनिज्म देखते हैं कि ये सेल कैसे वर्क करता है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो होते हैं ये अपने अभी कहा था क्या वर्क करेंगे, तो इसके अंदर ट्रिक बताई थी मैंने E2C, तो इसमें आएगा E2C है ना, इलेक्ट्रिक एनर्जी की प्रेजेंस में हम केमिकल को स्टोर करेंगे तो ये केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी। ठीक है, और मोस्टली ये जो सेल होते हैं ये मेटल एक्सट्रैक्शन वगैरह में यूज होते हैं, ऑर्डिनरी लाइफ में बहुत कम यूज होते हैं। तो सबसे पहले आपका सेल का डायग्राम, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कैसा होगा, तो स्टूडेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में सबसे पहले आपको एक ही कंपार्टमेंट लेना है, यानी कि एक बीकर या इस तरह की कोई असेंबली लेंगे और इसमें आपका एज ए सॉल्वेंट वाटर ले लीजिए और इस वाटर के अंदर कोई भी इलेक्ट्रोलाइट जो आयन फॉर्मेशन करता हो ताकि उसको कैथोड एनोड पे अट्रैक्ट किया जा सके। तो ये तो आपका वाटर कंटेंट हो गया और इसके अंदर कोई इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर सकते हैं, जैसे आपका इलेक्ट्रोलाइट NaCl, तो NaCl आप एज ए इलेक्ट्रोलाइट ले लीजिए, इलेक्ट्रोलाइट उसकी जो भी स्पेसिफिक क्वांटिटी इलेक्ट्रोलाइट्स इसको ऐड कर देंगे। तो ये इलेक्ट्रोलाइट इस सोल्यूशन के अंदर ऐड करने के बाद ये आयोनाइज्ड हो जाएगा Na+ और Cl- के अंदर। ठीक है, और इसमें दो इलेक्ट्रोड इसमें प्लेस कर देंगे अपन, एक इलेक्ट्रोड आपका एनोड और इसी तरह से दूसरा इलेक्ट्रोड आपका जो होगा वो कैथोड हो जाएगा। ठीक है, इन जनरल स्टूडेंट्स याद रखिए जो आपकी एनोड होती है ये एनोड हमेशा पॉजिटिव चार्ज होगी इन जनरल, और कैथोड जो होगी ये आपकी नेगेटिव चार्ज होगी। ठीक है, पॉजिटिव एंड
नेगेटिव चार्ज। तो कैथोड इन जनरल हमेशा नेगेटिव रहती है। याद रखने की ट्रिक, कभी आप भूल भी जाए स्टूडेंट्स तो आप इसको इस तरह से याद रख सकते। एक वर्ड याद रखिए, सारी चीजें याद हो जाएगी। जैसे आप कैटाइन को याद रखिए, तो कैटाइन में देखो टी आता है और इस टी को प्लस मान लीजिए, कैटाइन प्लस होता है। तो कैटाइन का अपोजिट चार्ज होता है कैथोड पे, ठीक है। तो कैटाइन पे प्लस है तो कैथोड पे कैसा होगा, माइनस। और वापस इसका अपोजिट सोच लीजिए, कैटाइन का अपोजिट कौन सा होता है, एनाइन चार्ज। तो एनाइन पे कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव। और इसकी अपोजिट वापस आपको क्या मिलेगी, एनोड। तो एनोड पे चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव। और यहां से जाएंगे तो भी इसके अपोजिट होगी। तो इस तरह से एक वर्ड अगर आप याद रखेंगे तो आपको सारा चार्ज पता लग जाएगा कि किस पे क्या चार्ज है, ठीक है। अब इसमें फिल कर दिया आपने कैटाइन और एनाइंस का। तो अब जैसे ही आप इसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराएंगे, यानी कि करंट प्रोवाइड कराएंगे, तो इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में केमिकल डिपोजिशन होगा। इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देयर विल बी ए केमिकल डिपोजिशन। तो सबसे पहले आप NaCl लिया और इस NaCl को जब आपने वाटर में डिसॉल्व किया तो स्टार्टिंग में स्टूडेंट्स हमको इलेक्ट्रिसिटी नहीं चाहिए। इसमें H2O की प्रेजेंस में आपका आयनाइजेशन होगा, जो एक नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे भी हो जाएगा और नहीं किसी तरह की इलेक्ट्रोलाइसिस करना। तो इस कंसेप्ट को हम बोलते हैं आयोनाइजेशन। तो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को जब सॉल्वेंट में ऐड करेंगे तो ये आपका विदाउट इलेक्ट्रिसिटी आयोनाइजेशन हो जाएगा। अब ये सारे आयंस आपके इस सोल्यूशन के अंदर है। अब आपने इस पे दो इलेक्ट्रोड लगा दी, एक कैथोड और एक एनोड। अब अपन इसमें स्टूडेंट जैसे ही एनोड है तो उस पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा और जो कैथोड है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज रहेगा, ठीक है। अब इसके अपोजिट, जैसे इस पे पॉजिटिव है तो इसकी तरफ Cl माइग्रेट करेगा, ये Cl माइग्रेट करेगा। और ये नेगेटिव है तो इसके ऊपर आपका सोडियम माइग्रेट करेगा, ठीक है। तो हमेशा माइग्रेशन अपोजिट चार्ज के इलेक्ट्रोड की तरफ होगा, ठीक है। और स्टूडेंट्स हमेशा याद रखिए, ठीक है, चार्ज जैसे मान लो गैल्वेनिक सेल पढ़ेंगे उसमें चार्ज अलग हो सकता है, लेकिन किसी भी इलेक्ट्रोड का फंक्शन चेंज नहीं होगा। तो ये भी एक परमानेंट याद रख लीजिए। जैसे आपने ये याद किए वैसे के वैसे याद रखो, यानी कि हमेशा एनोड इलेक्ट्रोड पे, एनोड इलेक्ट्रोड पे जो होगा वो ऑक्सीडेशन होगा, यानी कि लॉस ऑफ, ये परमानेंट याद कर लीजिए। कोई भी सेल हो, बैटरी हो, एनोड इलेक्ट्रोड पे हमेशा आपका ऑक्सीडेशन होगा। और इसका अपोजिट जो हमारे पास में कैथोड इलेक्ट्रोड होगी, उस कैथोड इलेक्ट्रोड पे स्टूडेंट्स हमेशा रिडक्शन होगा, ठीक है। रिडक्शन कंसेप्ट आएगा। ये भी परमानेंट, चार्ज कुछ भी हो लेकिन ये कंसेप्ट कभी चेंज नहीं होगा। और लिखते वक्त चूंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तभी जाकर के रिडक्शन होगा, इसीलिए हमेशा जब आप किसी सेल की रिएक्शन लिखते हैं तो उसमें हमेशा एनोड की रिएक्शन को सबसे पहले लिखेंगे। तो इसके जस्ट नीचे लिखिए सेल रिएक्शन। ये इसी तरह से आपको रिटन एग्जाम में भी लिखना है, ठीक है। सेल रिएक्शन, सेल रिएक्शन में सबसे पहले लिखो रिएक्शन एट कैथोड, एनोड, रिएक्शन एट एनोड। ये एनोड पे रिएक्शन लिखेंगे। याद रखिए स्टूडेंट, रिकॉल करो, एनोड पे हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये कंसेप्ट होता है एनोड पे। तो यहां पे देखो, आप एनोड पे देखें, ये एनोड है, एनोड पे कौन आ रहा है, Cl। तो ये जो Cl माइनस चार्ज होगा वो आपका एनोड पे आएगा। तो Cl नेगेटिव माइग्रेट करेगा एनोड पे, और एनोड पे जैसे ही आएंगे तो ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर देंगे, तो ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन चूंकि नेचर में Cl2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता, इसीलिए अपन इसको 2 मोल से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये Cl2 गैस बन जाएगा और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने का हो जाएगा, 2 का। तो ये आपका एनोड पे ऑक्सीडेशन रिएक्शंस कंप्लीट हो गई इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की। और कोई कंपाउंड अगर गैसियस स्टेट में निकलता है तो इसको बोलते हैं लिबरेशन ऑफ गैस। तो गैस की फॉर्म में भी केमिकल का लिबरेशन हो सकता है। इसी तरह से स्टूडेंट्स सेकेंड रिएक्शन जो होगी उसमें अपन लिखेंगे रिएक्शन एट
रिएक्शन एट कैथोड, रिएक्शन एट कैथोड, कैथोड पे रिएक्शंस करेंगे। तो कैथोड पे जो रिएक्शंस होगी उसके ब्रैकेट में, जैसे मैंने कहा था कैथोड पे हमेशा क्या होगा, रिडक्शन, और रिडक्शन जो होगा इसको बोलेंगे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट हाफ पार्ट में आपका इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ, यही इलेक्ट्रॉन आपका कैथोड, अब देखो कैथोड पे देखिए, कैथोड कैसा, नेगेटिव चार्ज, कौन अट्रैक्ट होगा, Na, तो Na के पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, तो ये Na जो होगा वो आपका इस सरफेस पे आ जाएगा कैथोड की, और इलेक्ट्रॉन को गेन करके सॉलिड स्टेट के अंदर इसी सरफेस पे डिपोजिशन हो जाएगा। जबकि जो Cl2 गैस होगी वो Cl2 गैस यहाँ पे बबल फॉर्मेशंस के अंदर रहेगी और फिर इसमें से एज ए गैस लिबरेशन करेगी। जबकि सोडियम जो होता है वो सॉलिड स्टेट में आता है, इसीलिए इसका हमेशा डिपोजिशन होगा, ठीक है। तो केमिकल का लिबरेशन भी हो सकता है और केमिकल का डिपोजिशन भी हो सकता है। गैसियस स्टेट में लिबरेशन होगा और सॉलिड स्टेट में डिपोजिशन होगा। तो अब कैथोड की रिएक्शंस में लिखेंगे, तो कैथोड पे कौन आया, सोडियम, तो ये Na, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, तो इसको 2 की मोल में ले लीजिए, 2 इलेक्ट्रॉन, और जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन गेन होंगे तो आपका सोडियम जो होगा वो न्यूट्रल स्टेट सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा और वो उसी इलेक्ट्रोड पे आपका डिपॉजिट हो जाएगा स्टूडेंट्स। और इसी कंसेप्ट को अपन बोलेंगे यहाँ पे डिपोजिशन ऑफ सोडियम। तो सॉलिड स्टेट में कोई भी होगा तो वो इलेक्ट्रोड पे हमेशा डिपोजिशन शो करेगा। यानी कि इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर ये आपकी है रिडॉक्स मैकेनिज्म रिएक्शन। रिडॉक्स बेस्ड होता है जिसमें एक कंपोनेंट केमिकल का लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, दूसरा कंपोनेंट केमिकल का गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, और दोनों ही जब रिएक्शंस कंप्लीट करेंगे तो इसके साथ ही आपका ये सेल का वर्किंग कंप्लीट हो जाएगा। और ये जो हमेशा कैथोड एनोड पे जो भी रिएक्शन, सेल रिएक्शन जो होती है स्टूडेंट, ये इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा, इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसीलिए आप डेफिनेशन में कहते हैं कि इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी क्या है अपने आप में, तो इलेक्ट्रिसिटी जो होती है इसको अपन इलेक्ट्रिक एनर्जी बोलते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। तो इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा, इलेक्ट्रिसिटी क्या, इलेक्ट्रिक एनर्जी, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या करेगी, केमिकल स्टोर करवाएगी रॉड पे। तो इलेक्ट्रोड पे जब ये केमिकल स्टोर होंगे तो ये अपने आप में केमिकल एनर्जी के, क्योंकि इनके अंदर केमिकल एनर्जी होगी, वापस अपन इनको यूज कर सकते हैं। तो इसीलिए इस सेल की डेफिनेशन में अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आर दोज सेल which are used to convert electric energy to chemical, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में आपका केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो ये आपके केमिकल्स स्टोर हो जाएंगे, इन टर्म्स ऑफ लिबरेशन स्टोर कर सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ डिपोजिशन हो सकता है। तो ये स्टूडेंट्स आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इंक्लूड रिडॉक्स मैकेनिज्म। यूज की बात करें तो ये मोस्टली सेल आपके जो होंगे इस तरह के सेल, इनकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस अच्छी होती है। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में अपन क्या कहें, जैसे आपका ये मेटल एक्सट्रैक्शन, सबसे बेस्ट और मेथड जो है मेटल एक्सट्रैक्शन। तो मेटल एक्सट्रैक्शन में जितनी, जैसे यहाँ पे सोडियम है तो सोडियम क्या हुई, मेटल एज ए मेटल एक्सट्रैक्ट हुई प्योर फॉर्म के अंदर। तो जहां भी हमको मेटल एक्सट्रैक्शन करना हो तो वहां पे इस सेल को इंडस्ट्रियली ज्यादा यूज किया जाता है। इवन दिस सेल आल्सो यूज्ड इन रिफाइनिंग। यस स्टूडेंट्स, वीडियो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट कर लीजिए। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बाद अब हमारा सेकंड सेल है, दैट इज डैनियल सेल, जिसके 2 नाम अपने और सीखे थे, वोल्टिक सेल भी कह सकते हैं और इसको गैल्वेनिक सेल और डैनियल सेल। डैनियल सेल के नाम से ज्यादा यूज होता है, इसीलिए इसका नाम भी याद रखें। अब वही सबसे पहले इस सेल की आपकी वर्किंग किस पे बेस्ड होगी, तो उसमें इसमें ट्रिक मैंने क्या बताई, C2E याद रखना है ना, C2E। तो इसीलिए इसमें केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिक एनर्जी होगा, तो दैट इज कॉल्ड डैनियल सेल। इसकी फंक्शनिंग होगी, दिस सेल यूज्ड टू कन्वर्ट केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो ये हमेशा इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस करनी, केमिकल कोई रिएक्शन होगी उसके रिस्पेक्ट में जो रिडॉक्स मैकेनिज्म होगी उसके साथ में एज ए साइड एनर्जी प्रोड्यूस करेगा केमिकल को यूज करते हुए। तो आप देखिए
इसकी सबसे मैन्युफैक्चरिंग, ये डैनियल सेल ये तो हो गया, इसका वर्किंग कैसे होगा। अब मैन्युफैक्चरिंग, तो यूज तो ऐसे होगा और मैन्युफैक्चरिंग कैसे करेंगे। तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से स्टूडेंट्स थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें जो सबसे पहला आप वर्क करेंगे वो होगा 2 कंपार्टमेंट बनाएंगे, ठीक है। टोटल 2 कंपार्टमेंट, हाफ कंपार्टमेंट, दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए अलग अलग कंपार्टमेंट्स होंगे, ठीक है, अलग अलग कंपार्टमेंट्स होंगे। और इसमें एक में आप एनोड लिखेंगे और एक में आप कैथोड लिखेंगे। ये 2 कंपार्टमेंट्स हो गए। अब इसमें से एक कंपार्टमेंट में आप इलेक्ट्रोड प्लेस करेंगे और इस इलेक्ट्रोड को जनरली कोशिश ये करें कि लेफ्ट, जैसे इसको लेफ्ट साइड मान लें, इस वाले हाफ कंपार्टमेंट को, और लेफ्ट साइड में, इससे क्या आपका कंसेप्ट कंफ्यूजन नहीं रहेगा, याद करने की भी ट्रिक रहेगी कि ये लेफ्ट साइड में जो होती है वो इस सेल में जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो लेफ्ट साइड और राइट साइड इलेक्ट्रोड के नाम से भी बहुत फेमस होते हैं। इसीलिए आप कोशिश करके लेफ्ट के अंदर जब भी डायग्राम बनाए तो इसको एनोड रिप्रेजेंट कर दे, क्योंकि मोस्टली इस सेल के अंदर लेफ्ट इलेक्ट्रोड में एनोड ही आएगा, तो इसीलिए इसको आप एनोड डेजिग्नेट कर दीजिए, ठीक है। तो ये आपके हैंड्स के साथ यहां है, तो ये आपका लेफ्ट साइड हो जाएगा एनोड, ठीक है। और दूसरी साइड में जो इलेक्ट्रोड लेंगे वो आपका कैथोड हो जाएगा, तो ये आपका कैथोड। इसमें 2 हाफ कंपार्टमेंट्स में अलग अलग इलेक्ट्रोड लेंगे और इन इलेक्ट्रोड को आपस में वोल्ट मीटर से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये जो V होगा स्टूडेंट्स, ये आपका वोल्ट मीटर, जो एक्सटर्नल सर्किट के अंदर वोल्ट मीटर को इंडिकेट करेगा, यानी कि वोल्टेज को मेजर करेगा करंट के फ्लो में, यस। और इसको कंप्लीटली, जितना भी आपका इलेक्ट्रोड है वो कंप्लीटली डीप हो जाना चाहिए आपके सॉल्यूशंस के अंदर, जो भी रेस्पेक्टिव सॉल्यूशंस आप यूज करेंगे। तो ये आपके 2 हाफ कंपार्टमेंट्स हो गए, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर एक ही कंपार्टमेंट्स होता था, इसमें 2 हाफ कंपार्टमेंट्स लेने पहला। अब इनमें दोनों को इंटरनल सर्किट से जोड़ने के लिए ब्रिज यूज करना है। तो यहां पे आप क्या करेंगे, एक यू ट्यूब टाइप बना दीजिए और इसमें एक ब्रिज, ये आपका रिवर्स यू ट्यूब इस तरह से प्लेस करेंगे, ये इस तरह से प्लेस कर दीजिए, ठीक है। ये आपका क्या कहलाएगा, सॉल्ट ब्रिज। तो यू ट्यूब की फॉर्म में जो आपको दिख रहा है, यानी कि ऐसे करेंगे तो ये ट्यूब जैसा ही होगा, तो यू ट्यूब, तो ये आपका कहलाएगा सॉल्ट ब्रिज। तो इसको अपन जिससे डेजिग्नेट करेंगे वो सॉल्ट, इसके अंदर जो मटेरियल होगा उसको अपन सॉल्ट ब्रिज नाम दे देंगे, तो ये आपकी कहलाएगी सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। अभी फंक्शनिंग वगैरह सब डिस्कस होगी। अब स्टूडेंट्स, डैनियल सेल के अंदर कौन सी इलेक्ट्रोड किस मेटल की होगी, ये कैसे डिसाइड होगा। तो इसके लिए आपको एक मेटल रिएक्टिविटी सीरीज याद रखनी है। तो साइड में देखिए, जो आप 10th वगैरह में पढ़ते हैं और हायर में भी है, मेटल रिएक्टिविटी, मेटल रिएक्टिविटी सीरीज, मेटल रिएक्टिविटी सीरीज होगी। मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में क्या क्या आएगा बच्चों, पीएस, पीएस, ये ट्रिक है याद रखने की, पीएस कम्मा, सीएमए को मान लीजिए कम्मा, जिट को मान लीजिए ZIT कम्मा जिट, फिर हो जाएगा LH, ठीक है, LH, और उसके बाद में कॉमे, कॉमे, और लास्ट में आ जाएगा सिगपत, सिगपत, ठीक है। पूरा कोड याद करो, क्या बना, पीएस कम, ये 3 एक साथ याद कर दो, पीएस कम्मा जिट ZIT, पीएस कम्मा जिट LH कॉमे सिगपत। वापस याद करो मेरे साथ साथ में, पीएस कम्मा जिट LH कॉमे सिगपत, ठीक है, सिगपत। अब देखो पी जो यहां पे होगा वो हो जाएगा पोटेशियम, तो ऊपर लिख दीजिए इसके अंदर मेन रिएक्टिविटी सीरीज में ये वाले, P फॉर पोटेशियम, S फॉर सोडियम, C कैल्शियम, M मैग्नीशियम, A एल्यूमिनियम, Z जिंक, I आयरन, T टिन, ठीक है, L आपका लेड, और ये SH स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो दोनों मेटल के डिफरेंशिएट करेगा, तो ये SH हो जाएगा H2। CO यहां पे ध्यान रखना, कॉपर को इंडिकेट करता है। Me स्टूडेंट्स Hg मरकरी को इंडिकेट करेगा। SiAg सिल्वर को इंडिकेट करेगा। G जो है ये आपके गोल्ड, गोल्ड को इंडिकेट करेगा। और लास्टली आपका क्या हो जाएगा, प्लेटिनम।
तो देखो वापस से ये रिएक्टिविटी सीरीज याद रखेंगे तो आपको डैनियल की फंक्शनिंग और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे बच्चों। तो इसमें देखो मेटल रिएक्टिव पहले क्या होगा, पीएस का मतलब पोटेशियम सोडियम, कम्मा में 3 आ जाएंगे, कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, कम्मा। जिट में कौन कौन से आएंगे, जिंक आयरन टिन, जिट। एलएच का मतलब लेड और एसएच हाइड्रोजन, और उसके बाद कॉमे में याद है कॉपर मरकरी, और सिग्पथ का मतलब हो जाएगा सिल्वर गोल्ड और प्लेटिनम। ये लास्ट में आपकी नोबल मेटल्स आ जाएगी। अब इसमें स्टूडेंट्स जितना आप टॉप की तरफ आएंगे उतनी ही मेटल रिएक्टिविटी सीरीज हायर होगी। तो इस साइड में अपन कह सकते हैं मेटल रिएक्टिविटी इंक्रीजेस, ठीक है। तो बॉटम की तरफ डाउन होगी और टॉप की तरफ हमेशा हायर रिएक्टिविटी रहेगी। तो इस साइड में मेटल अपनी, और जो मेटल जितनी ज्यादा रिएक्टिव होगी वो एज ए एनोड और ऑक्सीडेशन उसका फास्टर होगा। तो अब जैसे अपन को डैनियल सेल डिजाइन करना, तो इसमें एक इलेक्ट्रोड जो एनोड होगी, एनोड हमेशा हायर रिएक्टिव चाहिए, क्योंकि अपन ने कहा एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए रिएक्टिविटी हायर चाहिए। इसीलिए आपको इलेक्ट्रोड ऐसी लेना है जो हायर रिएक्टिविटी शो करती हो। और कैथोड पे इसको डेजिग्नेट कर दीजिए, ये जो होगा ये आपकी कैथोड कहलाएगी। और कैथोड पे हमेशा क्या होता है, रिडक्शन, है ना, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसीलिए इस पे जो है वो लो रिएक्टिविटी वाली कोई भी इलेक्ट्रोड हो सकती है मेटल में, तो वो हायर रिएक्टिविटी। तो आप देखो इसमें से अपन सेलेक्ट करें, तो जैसे सपोज आपने जिंक लिया, तो जिंक के रेस्पेक्ट में जैसे आपने कॉपर ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे जिंक जो होगा वो हायर रिएक्टिव है क्योंकि टॉप पे आ रहा है, इसीलिए इसको तो आपको एनोड बनाना है। और ये जो कॉपर है ये लो रिएक्टिविटी में आता है, तो इसका आपको कैथोड बनाना। तो हायर रिएक्टिविटी का हमेशा एनोड, कोई भी, जैसे आप ये दो सेलेक्ट करेंगे तो ये एनोड होगा, ये कैथोड होगा। अगर आप ये और ये सेलेक्ट करते हैं तो ये आपकी एनोड बनेगी, ये कैथोड होगा, ठीक है। तो हमेशा टॉप वाले को एनोड में, और उसी का सैचुरेटेड सोल्यूशन ले लेना। जैसे ये मान लीजिए जिंक इलेक्ट्रोड है ना, जिंक इलेक्ट्रोड है, तो इसी जिंक का सैचुरेट सॉल्ट ले लेंगे, कॉपर जिंक सल्फेट, ठीक है, जिंक सल्फेट, जिसमें नंबर ऑफ Zn और SO4-2 या 2- ये इक्वल रहेंगे। तो इसी में आपका इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा उसी रॉड का। इसको जैसे आपने कॉपर इलेक्ट्रोड लिया, और कॉपर, ये इसको बोल दीजिए जिंक इलेक्ट्रोड, मेटल के बेसिस पे इनको अपन जिंक इलेक्ट्रोड और कॉपर, ये आपका कहलाएगा बच्चों कॉपर इलेक्ट्रोड, ठीक है, कॉपर इलेक्ट्रोड। इसमें क्या होगा, इसी का सैचुरेटेड सोल्यूशन जिसमें कॉपर और सल्फेट होगी, तो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन ले लीजिए, इसमें जिंक सल्फेट का, ठीक है। और इसके बाद ये जो आपको यू ट्यूब दिख रही है सॉल्ट ब्रिज की, ये जो होगा स्टूडेंट्स इसको बोलते हैं व्हाट आर सॉल्ट ब्रिज। जैसे आपने कहा सॉल्ट ब्रिज, तो सॉल्ट ब्रिज में जो सोल्यूशन अपन इसमें ऐड करेंगे, इसमें जो सोल्यूशन फिल करेंगे पहले, ठीक है, ये सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ KCl, ठीक है, एंड KCl, KNO3, NH4Cl, और इसको कॉर्क जो होगा वो अगर अगर का लगा देंगे ताकि सोल्यूशन जो है वो आउट नहीं हो। तो इसमें अगर अगर है ना, अगर अगर का इसके ऊपर कॉर्क लगा दीजिए, और इसके अंदर जो सोल्यूशन है इसको बोलेंगे। तो सॉल्ट ब्रिज एक सोल्यूशन होता है, इसको बोलते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ, सॉल्ट ब्रिज इज द सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ आइदर KCl, KNO3 या NH4Cl, इनमें से कोई भी ले सकते हैं, KCl, KNO3 या NH4Cl। इसका अब फंक्शनिंग अपन अलग से डिस्कस करेंगे। तो ये आपका स्टूडेंट कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डैनियल सेल। वापस से रिकैप देख लीजिए क्या क्या मैन्युफैक्चरिंग में यूज करना है, फिर इसकी अपन वर्किंग देखते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर स्टूडेंट्स 2 कंपार्टमेंट्स होंगे, उस कंपार्टमेंट पे 2 मेटल की इलेक्ट्रोड सेलेक्ट करनी है, और वो सिलेक्शन हमेशा मेटल रिएक्टिविटी सीरीज के बेसिस पे होगा। हायर रिएक्टिविटी को, तो इस बीकर को लेफ्ट बीकर मान लीजिए, और ये वाला आपका राइट बीकर हो जाएगा। ऑटोमेटिकली इसमें जो होगा उसको अपन लेफ्ट इलेक्ट्रोड बोल देंगे, और उसमें जो रहेगा उसको अपन राइट इलेक्ट्रोड बोल देंगे, ठीक है, राइट इलेक्ट्रोड। तो ये लेफ्ट इलेक्ट्रोड, और बीच में जो सॉल्ट ब्रिज होगा वो डबल पैरेलल लाइन से रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो इससे आपको इजी रहे। अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसकी ट्रिक है ABC, डैनियल सेल इज नथिंग, इज जस्ट ABC। तो A हो गया एनोड पार्ट,
सी हो गया कैथोड पार्ट और बी हो गया बी फॉर सॉल्ट ब्रिज, और ब्रिज का मतलब सॉल्ट ब्रिज। तो आप इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। और ये यूट्यूब में आप सॉल्ट ब्रिज को फिल कर दीजिए, जिसमें सोल्यूशन होगा सैचुरेट सोल्यूशन ऑफ KCl KNO3NH4Cl, और आउटर सर्किट में वोल्टीमीटर से इनको लिंक कर देंगे। तो ये आपका एक पूरा लेवल डायग्राम ऑफ डैनियल सेल। अगर क्वेश्चन आता है ड्रॉ दी लेवल डायग्राम ऑफ डैनियल सेल, तो आपका इतना कंपोनेंट उसके अंदर रिप्रेजेंट करना है। अब ये डैनियल सेल स्टूडेंट्स वर्क कैसे करेगा वो देखिए। तो स्टूडेंट्स अब अपन देखते हैं वर्किंग ऑफ डैनियल सेल। डैनियल सेल जो है वो कैसे वर्क करता है, तो वर्किंग एंड केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। और इसी के साथ में अपन इनकी केमिकल रिएक्शंस रिप्रेजेंट कर देंगे। तो ये वर्किंग ऑब्लिक केमिकल रिएक्शंस। यस, देखिए स्टूडेंट ध्यान से, वर्किंग के अंदर सबसे पहले जैसे मैंने कहा था रिएक्शन एट एनोड, हमेशा पहले एनोड का लिखना बच्चों, ठीक है, क्योंकि एनोड पे क्या होता है ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो एनोड पे प्लेस करेंगे। एनोड कौन है इसमें, देखो जिंक वाला। तो इसमें क्या होगा, जैसे ही आप इसका सारे कनेक्शन वोल्टमीटर कर देंगे, तो जो हाई रिएक्टिव मैटर होती है, हाई रिएक्टिव, ये इस सरफेस से धीरे धीरे लॉस होकर के यानी कि डिसॉल्व होकर के सोल्यूशन में आएगी, और सोल्यूशन में आते ही ये Zn2+ आइंस की फॉर्म में आएंगे। इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो इसी सरफेस पर, जिंक इसमें आउट होते जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन का एक्यूमुलेशन जो होगा वो इलेक्ट्रोड पे होता रहेगा। ठीक उसी तरह से जैसे हनी कम के ऊपर आप देखेंगे उसके अंदर हनी होती है, तो वो कंटिन्यू ऐसा लगता है कि पूरा उसमें जो है इलेक्ट्रॉन है। तो जिंक, तो इसमें आप देखेंगे ये एनोड है, लेकिन चूंकि एक्यूमुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, इसीलिए इसको नेगेटिव इलेक्ट्रोड बोलते हैं। तो याद रखना, ये पहले वाले सेल से आपको कंफ्यूज कर सकती है। तो इसको नेगेटिव इलेक्ट्रोड बोलते हैं एनोड होते हुए भी, जबकि इन जनरल एनोड को हमेशा अपन प्लस कहते हैं। लेकिन यहां पे अगर पूछे कि डैनियल सेल में रिवर्स क्यों है, एनोड नेगेटिव क्यों है, तो उसका रीजन होगा कि इस एनोड पे ऑक्सीडेशन ऑफ जिंक या इलेक्ट्रॉन हो रहा है, जिंक जिस मेटल का हो रहा है, तो वो लॉस होकर आइंस की फॉर्म में आएंगे। तो इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो उसी इलेक्ट्रोड पे एक्यूमुलेट होते जाएंगे, तो पूरी इलेक्ट्रोड जो होगी आपकी वो नेगेटिव चार्ज हो जाएगी। अब इलेक्ट्रॉन, तो यहां पे अपन लिख सकते हैं, तो ये जो रिएक्शन ये कहलाए, क्योंकि एक ही कंपार्टमेंट में, जिसको हाफ सेल रिएक्शन भी बोलेंगे, हाफ सेल रिएक्शन। तो इसमें क्या हुआ, जिंक न्यूट्रल जो था वो इलेक्ट्रोड से डाउन आया, तो ये जिंक 2+ में कन्वर्ट हो गया और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। तो ये आपका ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है। इसको बोलते हैं हाफ सेल रिएक्शन। अब अपन इसी के अंदर, अब ये इलेक्ट्रॉन अपनी हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे थ्रू वोल्टोमीटर और इस तरफ आएंगे, ठीक है। अब देखिए, ये भी कई बार पूछते हैं, ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन का अपोजिट करंट फ्लो होता है। अगर इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन एनोड टू कैथोड है, तो करंट का जो डायरेक्शन होगा, करंट का फ्लो का डायरेक्शन जो होगा हमेशा कैथोड टू एनोड होगा, इसीलिए करंट का फ्लो हमेशा अपोजिट रहेगा। तो दूसरी अपन इसके अंदर नेक्स्ट हाफ रिएक्शंस में लिखेंगे रिएक्शन एट कैथोड, रिएक्शन एट कैथोड। कैथोड पे क्या होता है रिडक्शन, तो यहां पे रिडक्शन प्लेस यानी कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखिए इस साइड में जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहां एंटर करेंगे, तो ये जो आपका सोल्यूशन के अंदर, क्योंकि कॉपर कभी रिलीज नहीं होगा क्योंकि वो लेस रिएक्टिव होता है, इसीलिए ये जैसे ही इलेक्ट्रॉन इसमें एंटर करेंगे, तो यहां से जो सोल्यूशन के अंदर जितने भी कॉपर आयन है, ये आपके इस कैथोड इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे, और इस इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद चूंकि ये न्यूट्रल हो जाएंगे, और न्यूट्रल होते ये यहाँ पे डिपॉजिट होना, जैसे इसमें ये रिलीज होता है वैसे उसमें क्या होगा डिपोजिशन हो जाएगा, ठीक है, डिपोजिशन हो जाएगा। तो ये सारे जिंक आयन रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। रिएक्शन की फॉर्म में लिखेंगे तो इसको क्या कहेंगे, कॉपर 2+ आयन, गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, गेट कन्वर्ट इनटू कॉपर सॉलिड। तो ये कॉपर न्यूट्रल यहाँ पे आपका डिपॉजिट होता जाएगा, इसी के ऊपर डिपोजिशन होता जाएगा। तो ये कहलाएंगी स्टूडेंट्स हमारी सेकेंड हाफ सेल रिएक्शन। तो दोनों कंपार्टमेंट में अलग अलग है, तो इसको बोलेंगे सेकेंड हाफ सेल रिएक्शन, ठीक है, ये सेकेंड हाफ सेल रिएक्शन। अब अपन अलग अलग दोनों लिख दी, इसको टोटल में नेट सेल रिएक्शन बोलेंगे, दोनों को एक साथ लिखेंगे
तो इसको अपन बोलेंगे नेट सेल रिएक्शन। तो डैनियल सेल की नेट सेल रिएक्शन में स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली जैसे आपका लेफ्ट में जो पार्ट है वो लेफ्ट में, राइट वाला राइट में लिख दीजिए। यहां कौन है, जिंक और कॉपर। तो ये आपका हो गया जिंक न्यूट्रल, पहले जिंक न्यूट्रल रहेगा और उसके साथ में कॉपर जो है वो 2+ में, और जैसे ही आपकी रेडॉक्स मैकेनिज्म होगी तो दोनों सेल की मिलके ऑक्सीडेशन रेडॉक्स मैकेनिज्म से चलेगा। केमिकल चेंजेस करेंगे अपने आइंस को और न्यूट्रलिटी को, तो इसमें जिंक तो आपका आइंस बन जाएगा और कॉपर न्यूट्रल। इस केमिकल चेंज के दौरान स्टूडेंट्स लार्ज अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है और वो एनर्जी हमारी सेल एनर्जी कहलाती है। ठीक है, तो ये आपकी कहलाएगी नेट सेल रिएक्शन ऑफ डैनियल सेल। तो कई बार सिर्फ अगर पूछ ले एग्जाम में कि नेट सेल रिएक्शन, डैनियल सेल की नेट रिएक्शन सेल रिएक्शन लिखिए, तो आपको सिर्फ ये वाला लिखना और कंप्लीट एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप इस तरह से लिख देंगे। और इसके साथ में लार्ज अमाउंट में क्या निकलेगी, एनर्जी। तो इसीलिए इसमें अपन कहते हैं केमिकल एनर्जी, क्योंकि केमिकल चेंजेस हो रहे हैं, ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन, कोई आइंस में कन्वर्ट हो रहा है तो कोई वापस न्यूट्रल हो रहा है, तो उससे केमिकल चेंजेस होते हैं। और ये फाइनली जब चेंजेस हो रहे होते हैं तो उस दौरान लार्ज अमाउंट में एनर्जी निकलती है, तो ये हो जाएगा केमिकल्स की चेंजेस की वजह से आपकी एनर्जी प्रोड्यूस हुई, तो इसको अपन नेट सेल रिएक्शंस बोलेंगे। अब इसमें स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो है वो सॉल्ट ब्रिज का क्या फंक्शनिंग है, तो इसके जस्ट नीचे लिख दीजिए फंक्शनिंग ऑफ सॉल्ट ब्रिज, या यहां पे अपन लिखते हैं वापस से फंक्शनिंग ऑफ सॉल्ट ब्रिज। यस स्टूडेंट्स, अब अपन इसमें सॉल्ट ब्रिज एंड इट्स फंक्शनिंग, ये भी अलग से क्वेश्चन बनता है, इसका ध्यान रखिएगा। सॉल्ट ब्रिज एंड इट्स फंक्शनिंग, ठीक है, सॉल्ट ब्रिज और इसकी फंक्शनिंग क्या है। तो पहले तो सॉल्ट ब्रिज के लिए यूट्यूब है ये वाली, और इसमें क्या करेंगे, तो मैंने लिखाया था सॉल्ट इज दी, ये अपन लिख भी दिया उसमें, सॉल्ट ब्रिज इज दी सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ KCl, KNO3 या NH4C। सैचुरेट का मतलब समझ गए, उसको डिसॉल्व करते थे एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट के अंदर, जब उसमें से कुछ पार्टिकल बॉटम में सेटल डाउन होने लगे, इट मींस वो सैचुरेट हो गया। अब ध्यान से देखिए इसकी फंक्शनिंग क्या है। तो फंक्शन के अंदर पहले अपन ये लिख देंगे और फिर इसका एक्सप्लेनेशन आ जाएगा। फंक्शन, तो फंक्शन टू मेंटेन, फंक्शन में लिखोगे टू मेंटेन आयोनिक इक्विलिब्रियम, टू मेंटेन आयोनिक इक्विलिब्रियम, टू मेंटेन आयोनिक इक्विलिब्रियम इन डैनियल सेल। तो इसमें डैनियल सेल में आपका आयोनिक इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए सेल में यूज। अब आयोनिक इक्विलिब्रियम का क्या मतलब वो देखिए, जैसे स्टूडेंट्स जब हमारे सेल की रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई तब हमारे पास में कैटाइन और एनाइन इक्वल थे, जितने Zn2+ थे उतने ही SO4- भी थे, इसमें भी ये दोनों इक्वल थे। लेकिन जैसे ही आपकी जब सेल की फंक्शनिंग स्टार्ट होती है तो देखो इसमें से जिंक जो है वो सोल्यूशन में आ रहे हैं, इसका मतलब स्लोली आपका जिंक के आइंस इंक्रीज हो रहे हैं, ये आइंस ज्यादा हो रहे हैं। तो जैसे ही ये जिंक यहां पे आएगा तो पहले तो इन दोनों में एक वो भी ध्यान रखना कि जैसे ही जिंक क्वांटिटी बढ़ेगी तो सोल्यूशन तो हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज्ड, जिंक +2 की वजह से। इलेक्ट्रोड कैसी हो जाएगी, नेगेटिव चार्ज्ड। तो इसीलिए इनके बीच में जो पोटेंशियल डेवलप होगा उसको अपन क्या बोलेंगे, तो इस इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन, क्योंकि यहां पे ऑक्सीडेशन होता है इसीलिए इनके चार्ज के बीच में जो डिफरेंस को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी बोलेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और उसके साथ में जिंक आयन इंबैलेंस जो ज्यादा आ जाएंगे, तो इस जिंक आयन को वापस बैलेंस करने के लिए कई तो इलेक्ट्रॉन डिस्टर्ब हो जाएंगे फ्लो में, तो इसके इस पर जो आपका सॉल्ट ब्रिज है इससे इसके अपोजिट चार्ज आयंस आएंगे। तो अपोजिट चार्ज आयंस में हमारे पास क्या है बच्चों, जैसे सपोज आपने KCl लिया, तो इस KCl में से एक जिंक जैसे ही आपका इलेक्ट्रोड डिस्पर्स्ड होके आता है तो उसके रेस्पेक्ट में 2 क्लोराइड आपकी इस सॉल्ट ब्रिज से आ जाएगी, ताकि सोल्यूशन की न्यूट्रलिटी मेंटेन्ड रहे, और इसी न्यूट्रलिटी मेंटेन्ड को अपन बोलते हैं आयोनिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो यहां क्लोरीन माइग्रेट करेगा। इसके अपोजिट जब ये इलेक्ट्रॉन इस साइड में आएंगे तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की काउंट जो आ रहे हैं इसके अंदर वो स्लोली आएंगे, लेकिन बहुत सारे कॉपर एक साथ यहां पे एक्यूमुलेट हो जाएंगे।
और रिडक्शन जो होगा वो धीरे धीरे हर कॉपर का रिडक्शन होगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा जो भी फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स लगेंगे। इसीलिए सारे कॉपर जब इलेक्ट्रोड की तरफ एक्यूमुलेट हो जाते हैं तो इसीलिए इस इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, इसीलिए इसमें ऑपोजिट होता है तो इसको पॉजिटिव इलेक्ट्रोड बोलते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। एक्यूमुलेशन ऑफ कॉपर आयन नियर सरफेस ऑफ दिस इलेक्ट्रो कॉपर कैथोड इलेक्ट्रोड, ठीक है, ये हो जाएगा। दूसरी चीज, जैसे ही आपकी कॉपर माइग्रेट करके रॉड की तरफ जाएंगे तो रॉड तो हो जाएगी पॉजिटिव चार्ज और पीछे क्या बचेगा, SO4 नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव और पॉजिटिव, तो इनके बीच में आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, चूंकि यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है इसीलिए इस पोटेंशियल डिफरेंस को रिडक्शन पोटेंशियल बोलेंगे। तो ये याद रखना, कहां पे ऑक्सीडेशन, जहां ऑक्सीडेशन होता है वहां ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड सॉल्यूशन डेवलप होता है, और जहां पे आपका रिडक्शन होता है वहां पे रिडक्शन पोटेंशियल डेवलप होता है इन बिटवीन सॉल्यूशन एंड इलेक्ट्रोड, ठीक है। ये भी इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप रिमाइंड रखेंगे दोनों में। और चार्ज अपोजिट होता है नॉर्मल इलेक्ट्रोड से कैथोड और एनोड का। अब यहां पे देखो, जैसे ये कॉपर आपका इलेक्ट्रोड पे माइग्रेट करेगा तो सोल्यूशन के अंदर SO4 ज्यादा हो जाएगा क्योंकि ये कॉपर रिड्यूस्ड हो गया। तो इस कॉपर रिडक्शन के बाद SO4 ज्यादा हो जाएंगे इस सोल्यूशन में। उसको न्यूट्रल करने के लिए इस सोल्यूशन से अपोजिट 2 पोटेशियम आयन, ताकि एक SO4-2, एक कॉपर के जाते ही इसमें SO4-2 का नेगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा हो जाएगा। उसको न्यूट्रल करने के लिए 2 एक पोटेशियम पे +1 होता है, 2 पोटेशियम जो होंगे वो एक सल्फेट आयन को आपका न्यूट्रल करेंगे। इस तरह से यह आपका जो सॉल्ट ब्रिज होता है वो जब आपका सेल पोटेंशियल डेवलप हो रहा होता है तो उस दौरान आयोनिक इक्विलिब्रियम को मेंटेन करता है। तो इसका मेन काम है वो है आयोनिक इक्विलिब्रियम को मेंटेन करना। और किसी भी सॉल्ट ब्रिज को डैनियल सेल, ये अपन और इसमें डिस्कस करेंगे डैनियल सेल कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको। 2 पैरेलल लाइंस जो लिखी जाती है ये आपके सॉल्ट ब्रिज को इंडिकेट करेगा डैनियल सेल में। तो स्टूडेंट्स, ये आपका कंप्लीट इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और डैनियल सेल विद वर्किंग एंड लेबल डायग्राम्स और ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, जिसको अच्छे से पढ़िए। फिर नेक्स्ट लेक्चर में अपन डैनियल सेल से रिलेटेड न्यूमेरिकल और इस कंसेप्ट को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू।